हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे छाए काले बादल बस बरस जाने को तैयार थे। कल कल बहती अलहड़ नवयौवना सी बर्फीले पहाड़ों से उतरी नदी, चारों ओर हरियाली, भीगा हुआ मौसम, सर्द हवा। इन्हीं पहाड़ों में बसा एक गांव जिसका नाम है सिरसा, जिसकी आबादी कुल 160 से ज्यादा नहीं थी, जहां सभी खेती कर अपना गुजारा किया करते। इसलिए गांव के बहुत से लड़के शहरों में काम करने चले जाते। सारे गांव में एक ही दुकान थी जिसमें जरूरत का सामान मिल जाता। जब बर्फ पड़ती तो 4 महीने खेती भी ना होती। बर्फ इतनी पड़ती कि लोग सर्दियों के लिए राशन का इंतजाम पहले ही कर लिया करते और घरों की मरम्मत भी। इसी गांव में रामलाल का परिवार भी है। पत्नी शकुंतला और 2 बेटे। एक बेटे शरण लाल की शादी 2 बरस पहले सुभद्रा के साथ हुई और फिर दूसरे बेटे शशिकांत की बहू सांवली ब्याह के गांव आई। रस्में पूरी की गई। लाल रंग से बहू के हाथों की छाप रसोई की दीवार पर लगवाई गई। गांव के सभी लोगों ने बधाई स्वरूप कुछ न कुछ भेंट दी। रामलाल ने रात में गांव में भोज रखा। भेड़ कटवा के पकवाई गई। मर्दों में देसी दारू का दौर देर रात तक चला। नई झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। उसी में चारपाई पर बिस्तर लगा सांवली को उसमें बिठा दिया गया था। बड़ी बहू सुभद्रा उसके लिए चावल और मांस ले आई। सकुचाती सांवली ने खाना जल्दी जल्दी निगल लिया और मुंह पोंछ के बैठ गई। सुभद्रा ने जल्दी से पत्तल हटा दिया। बहू का किसी के सामने खाना बुरा माना जाता है और यहाँ तो कोई न कोई बार बार झांक जाता है नई बहू को देखने के लिए। आखिर 12 बजते बजते हंगामा खत्म हुआ। गांव वाले खा पीकर अपने घर चले गए तो सुभद्रा भी सांवली को लघु शंका के लिए झोपड़ी के पीछे ले गई। उनके लौटने के थोड़ी देर बाद ही शशिकांत झोपड़ी में आ गया। उसे देख सांवली सकुचा के अपने आप में और सिमट गई। देख सांवली, हम गरीब लोग हैं, हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे भाभी ने घर संभाला है वैसे ही तुम भी माँ और बाबू को शिकायत का मौका नहीं दोगी। घूंघट में सिमटी सांवली ने हाँ में गर्दन हिला दी। देखो, वैसे मैं कोई पुरानी सोच का इंसान नहीं हूँ, पर रहना यही है तो यहीं के रीति रिवाज भी निभाने होंगे। मामा ने बताया था कि तुम 8वीं तक पढ़ी हो, तुमसे समझदारी की उम्मीद है मुझे। सर्दियाँ आने वाली हैं, उससे पहले बहुत काम करने हैं। ये झोपड़ी भी जल्दबाजी में बनी है, इसे भी ठीक करना है। मैं कल से ही काम में जुट जाऊंगा। तुम्हें जरा कम समय दे सकूंगा तो बुरा मत मानना। फिर सर्दियां तो अपनी ही है, ठीक है ना? एक बात कहनी है, सांवली ने कहा। जो भी कहना है मुझसे बिना झिझक के कह सकती हो। आप खेती का काम देख लीजिए, झोपड़ी का काम मैं देख लूंगी। मुझे आता है ये काम। क्या तुम्हें झोपड़ी बनाना आता है? दीवारें नहीं लीपनी, बस छत भी पक्की करनी है। बर्फ का दबाव बहुत पड़ता है, जानती हूँ, कोशिश तो करने दीजिए। नहीं कर सकी या कमी रह गई तो आप बताना। अकेले क्या क्या करेंगे आप? तुम कर सकोगी या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मुझे अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत देखकर। चलो अब सो जाते हैं। सुबह हुई तो शकुंतला ने देखा कि पूरा आंगन साफ सुथरा है। रात को खाने के पत्तल भी जो इधर उधर पड़े थे अब नहीं है। दरियां भी समेटकर एक तरफ रख दी गई हैं और झाड़ू से अच्छे से सफाई कर दी गई है। रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ी है और सांवली धोती का पल्लू कमर में खोसे आटा गूंथ रही है। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी कटोरे में पिसी रखी है। अरे बहू, इतनी सुबह उठ गई? अभी तो 6 बजे हैं, मुझे देर हो गई आज उठने में। कोई नहीं माँ, आप थकी हुई थी ना कल की, तो चाय लो। ये आंगन तूने साफ किया? हाँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? एक दिन भी बहू को आराम नहीं दिया। आंगन बहुत खराब लग रहा था माँ, कोई आ जाए तो बुरा लगे। फिर सुबह तो ताजगी होनी चाहिए। आप चिंता ना करो, मैं स्नान करके ही चूल्हे के पास आई हूँ। और अब तो ये मेरा घर है, काम तो करना ही है। फिर कल तक क्या रुकना, जीती रहो। तभी सुभद्रा भी उठाई तो सांवली ने उसे भी चाय दे दी। अब तुम आराम करो सांवली, रोटी मैं बना दूंगी। भाभी, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी? उसका तुम क्या करोगी? शकुंतला हैरान होती हुई बोली। आपके बेटे बता रहे थे कि सर्दियां आने से पहले घर ठीक करना है, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए पहले लकड़ियां जमा कर लेती हूँ। तुम लकड़ियां लेने जाओगी? हाँ, मायके में भी लाती थी। इसमें बहुत मेहनत लगती है बहू। मेहनत के बिना भी कोई काम हुआ है क्या माँ? सर्दियां आराम से गुजारनी है तो ये तो करना ही है।
ये सरल और शिव कर लेंगे। माँ आपकी बात को मना तो नहीं कर सकती, पर सोचो अगर इतना ही समय वो खेती को देंगे तो हमें और फायदा होगा ना। अगर आपको मेरा किया काम पसंद नहीं आया तो मना कर देना, पर एक बार देख लो। ठीक है, कोशिश कर देखो बहू। दूसरे दिन सांवली कुल्हाड़ी ले जंगल की ओर निकली तो सुभद्रा से भी घर पे बैठा ना गया। रसोई शकुंतला के हवाले कर वो भी सांवली के साथ बोली। सांवली ने ढूंढकर 2-3 सूखते पेड़ ढूंढ निकाले, पर जिनकी लकड़ी घर बनाने के लिए एकदम उपयुक्त थी, सांवली उन्हें काट काट कर रखती जाती और सुभद्रा गट्ठर बना उन्हें ला के घर के आंगन में रखती जाती। दोपहरी में शकुंतला ने रोटी और साग बांध दिया। देवरानी जेठानी खाकर फिर अपने काम में जुट गई। अंधेरा होने से पहले ही दोनों सर पे गट्ठर लिए घर आए तो सब मर्द आंगन में पड़ी लकड़ी देख अचंभित थे। शरण लाल भी सुभद्रा को इतनी मेहनत करते देख सोच में पड़ गया था। वैसे तो सुभद्रा बहुत अच्छी थी, पर ये सब करने की सोच उसमें नहीं थी। मगर शशिकांत बहुत खुश था कि सांवली घर की मरम्मत कर सके या ना, पर लकड़ी का इंतजाम तो कर ही रही है। खाने के बाद सांवली ने चूल्हे पे चाय चढ़ाई और उसमें जंगल से लाई एक जड़ी बूटी भी डाली। ये चाय में क्या डाली है सांवली बहू? माँ, ये आरोग्य बूटी है, इसके पीने से सारी थकान मिट जाती है और सुबह तक फिर ताजगी आ जाती है। अच्छा, ये किसने बताया तुझे और यहाँ कहाँ मिल गई? मेरे चाचा हकीम है ना माँ, उन्हीं के साथ जंगल चली जाती थी। उन्होंने ही कई जड़ी बूटियों से मेरी पहचान करवाई। पहाड़ी जंगलों में ये जड़ी बूटियां आराम से मिल जाती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आराम करो, तुम दोनों ने आज बड़ी मेहनत की है। कल मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप घर देख लो कुछ दिन, इस सब मैं और भाभी देख लेंगे। बाबू, आप भी घर पे ही रहा करो, आराम करो। दोपहर की रोटी ले आना हम दोनों के लिए। शशिकांत ने रामलाल से कहा। तुम्हारे बाबू घर बैठकर क्या करेंगे बेटा? खेती पे तुम्हारा हाथ ही बटा देंगे। कल चक्कर आ गया था बाबू को, पर हमें मना कर दिया तुमसे बताने को। अरे, ये कैसे हुआ? इतने दिनों की थकान होगी माँ, चिंता मत करो। आज मैं जंगल से एक जड़ी बूटी ले आऊंगी, उसे गुड़ के साथ खूब उबाल के पिला देना बाबू को। 3 दिन कमजोरी जाती रहेगी। पर 2 जवान बेटों के होते अब बाबू को मेहनत करने की जरूरत क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ। शशिकांत बोला। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं रोटी के समय आ जाऊंगा। सिर्फ रोटी देने बाबू, कुदाल लेके मत खड़े हो जाना। मैं जड़ी बूटी ले आऊंगी आज। जंगल में अंदर की ओर मत जाना बहू। नहीं माँ, बाहर की ओर ही है, मैंने देखी थी कल। रामलाल और शकुंतला बड़े खुश थे। सुभद्रा भी बराबर सांवली का हाथ बटा रही थी। 10 दिन तक दोनों लकड़ियां जमा करती रही। फिर सांवली ने रामलाल से कहा, बाबू, एक आरी 2 हथौड़ी और बड़ी कीले मिल जाएंगी क्या? आरी और हथौड़ी तो मिल जाएंगी, पर कीले मंगवानी पड़ेगी शहर से। घनश्याम हर शनिवार शहर जाता है अपनी दुकान का सामान लाने, वही ले आएगा। ठीक है बाबू, मैं लिख देती हूँ। 4-5 दिन में कीले भी आ गई। सांवली लग्न से घर बनाने में जुट गई। सबसे पहले उसने सास ससुर की झोपड़ी को लकड़ी के कमरे में बदल दिया, जिसमें खिड़की भी थी और खिड़की के पट भी थे और लकड़ी का दरवाजा भी। इसी तरह उसने सारा घर 4 महीनों में बना डाला। लकड़ी कम पड़ती तो और ले आती। सुभद्रा, शकुंतला और रामलाल उसकी मदद करते रहे। गांव वाले उसकी मेहनत देख दांतों तले उंगलियां दबा लेते। जब शशिकांत के दोस्त सांवली की तारीफ करते तो वो फूला न समाता। सर्दियों का राशन रखने के लिए उसने एक अलग कमरा बनाया और आंगन के दाहिने कोने में एक छोटा स्नान घर भी। सर्दियां भी बस आने को ही थी। इस बार खेती भी बहुत अच्छी हुई थी। उसकी वजह वो बीज थे जिनके बारे में सांवली ने शशिकांत से कहा था। जरूरत का राशन रख शरण लाल और शशिकांत बाकी फसल शहर मंडी में बेच आए। गांव में सांवली और सुभद्रा की चर्चा थी। 8वीं पास सांवली ने चंद महीनों में ही घर की काया पलट दी थी। अब तो गांव की औरतें और लड़कियां भी उससे सलाह लेने आने लगी थी। सर्दियों की पहली बर्फ गिरी तो शशिकांत ने उसे बताया कि आज गांव में जश्न होगा और सारा गांव उसमें शामिल होगा। सबका भोजन भी एक ही जगह होगा। रात को जश्न में पूजा होती थी। पूजा के बाद गांव की पंचायत जुड़ती और उसके बाद नाच गाना हुआ करता। पंचायत में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी थी। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कुछ देर बाद सांवली भी उठी। तुम रामलाल के बेटे शशिकांत की बहू हो ना? जी सरपंच जी। सांवली ने आगे बढ़कर पंचायत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? जी, मेरे मन की बात है। एक विचार आया है, खुल के कहो, संकोच करने की आवश्यकता नहीं।
जी, बर्फ पड़ने के बाद 4 महीने खेती तो होती नहीं, हम सब घर पर ही बैठे रहते हैं। गांव से लगकर जो सड़क जाती है उस पर कई पर्यटकों का आना जाना होता है और उनमें से कई विदेशों की। तो गांव के रहन सहन देखने में बहुत दिलचस्पी होती है और हमारा गांव तो बहुत सुंदर है। हम अगर गांव में कुछ इंतजाम कर ले तो हर घर को कमाई हो सकती है। वो किस तरह? सरपंच ने दिलचस्पी दिखाई। गांव के बीच पहाड़ी पर हम कुछ कमरे बना सकते हैं उनके ठहरने के लिए। बिस्तरों और कुछ जरूरी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। जब भी पर्यटक आए हम उन्हें कमरा किराए पर देंगे। खाने पीने का खर्चा निकाल, जो भी बचेगा वो गांव के हर घर को बराबर बराबर दे दिया जाएगा। इतना कहा वो सबकी सूरतें देखने लगी, पर उनके खाने का इंतजाम कैसे और कौन करेगा उसका हल भी निकल आएगा। सब आपस में बातें कर रहे थे, उसके परिवार वाले भी। थोड़ी देर बाद सरपंच ने कहा, योजना तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें खर्च कितना आएगा? खर्च तो थोड़ा बहुत होगा ही सरपंच काका, कमरे तो हम सब मिल के बना लेंगे। उनके सोने को पलंग और मेज कुर्सी भी बनवानी होगी, वो तो कोई कारीगर ही बना सकता है। और हर कमरे में एक अलाव भी बनाना होगा। चंद लालटेनों का भी इंतजाम करना होगा और अच्छे किस्म के स्टील के कुछ बर्तन भी चाहिए होंगे। पर ये तो सब बात की बात है, पहले तो कमरे तैयार करने होंगे। ठीक है, ये विचार कैसे आया तुम्हें? मेरी भाभी जिस गांव की है वहां के लोगों ने ऐसा ही किया था। अब हर घर को साल में 10 से 15 हजार की कमाई हर घर को हो ही जाती है। हमारे गांव में तो उनसे भी कम घर है, कुल मिला के 22 घर, तो कमाई भी ज्यादा हो सकती है। एक दिन में एक कमरे के लोग 1000 रुपए आराम से दे देते हैं। कुदरत में समय बिताने को शहरी लोग आते ही रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। आप सबका क्या कहना है? सरपंच ने गांव वालों से पूछा। हमें मंजूर है, कई आवाजें एक साथ आई। तो फिर ठीक है, सर्दियां जाते ही हम इस पर काम शुरू करेंगे। सरपंच जी, तभी भोलाराम उठ खड़ा हुआ। हाँ भोलाराम, कुछ कहना है क्या तुम्हें? मेरे दोनों बेटे शहर में मेज कुर्सियां और पलंग बनाने का ही काम करते हैं। मैं सर्दियां खत्म होते ही उनको बुला लूंगा, ये काम तो दोनों कर देंगे और कमरे बनवाने में मैं भी मदद कर दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी भी गांव के लोग जो जो जिम्मेदारी ले सकें बोले। अब चलो जश्न शुरू करते हैं। बरस बीतते रहे और सिरसा गांव की कायाकल्प होती रही। गांव के लड़कों ने शहर जाना कम कर दिया। गांव में अब दुकानें खुल गई, कुछ बाहरी सड़क पर भी और खाने का होटल भी। सिरसा की औरतें अब भेड़ों के ऊन के स्वेटर, टोपियां, जुराबे, दास्ताने बना बनाकर दुकान पर बेचने लगी। जहां से आते जाते पर्यटक भी उन्हें खरीद ले जाया करते। गांव में खुशहाली थी। सुभद्रा अब 2 बच्चों की मां थी और सांवली भी एक लड़की की मां थी। सिरसा की कायाकल्प का जब शहरी मीडिया को पता चला तो वो आ पहुंचे। पंचायत बिठा के मीडिया से बात करने की राय सांवली की ही थी। पंचायत में सबने मीडिया को सांवली से ही बात करने को कहा गया। मीडिया ने सब जानकारी के बाद उससे कहा, सांवली जी, आपने बड़ी समझदारी से गांव के सभी लोगों के साथ मिलके गांव सुधार में अपना पूरा योगदान दिया है। क्या आप सरकार से कोई मदद चाहती हैं? मैं सरकार को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अगर अपने अपने हिस्से का काम करे तो सरकार से बहुत बोझ कम होगा और वो और अच्छे से काम कर सकेगी। वो काम जो बहुत जरूरी है, जैसे आतंकवाद का खात्मा, आर्थिक व्यवस्था वगैरह। तो आप सरकार से कोई मदद नहीं चाहती? चाहती हूँ, बेशक चाहती हूँ। सरकार से बस हाथ जोड़कर हमारे गांव की इतनी ही विनती है कि हमारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करें। आप गांव में स्कूल चाहती हैं, दूसरे गांव में स्कूल है। हमारे बच्चों को हमें वहां भेजने में भी कोई परेशानी नहीं है। बस मुश्किल ये है कि वो स्कूल सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। हम चाहते हैं कि स्कूल को 12वीं तक कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे इतने समझदार हो जाएं कि उन्हें इसके बाद की पढ़ाई के लिए हम शहर भेज सकें। आप अपनी बेटी को कहां तक पढ़ाना चाहती हैं? जहां तक वो पढ़ सके। शिक्षा का कोई अंत नहीं, जितनी मिले। अगर सरकार स्कूल 12वीं तक कर देती है तो क्या आप उसे आगे की पढ़ाई के लिए अकेले शहर भेजेंगी? जरूर। सरकार अगर चाहे तो हमारे बच्चों का जीवन सुधर सकता है। सारे गांव ने सांवली का समर्थन किया। मीडिया ने इस इंटरव्यू को बार बार दिखाना शुरू किया तो सारा देश स्कूल को 12वीं तक करने के समर्थन में आगे आ गया। आज उस बात को भी 10 बरस बीत गए। सुभद्रा का बेटा 10 और उसकी और सांवली की बेटियां 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। गांव के बच्चे अब 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ते। माँ, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। खाने के डिब्बे रख लिए ना तीनों ने? सांवली ने रामलाल को दूध का गिलास देते हुए आवाज लगाई। हाँ माँ,
बहू दूध कम कर दे, बहुत है। कोई बहुत बहुत नहीं है, पी लो बाबू। पिछले हफ्ते कितना बुखार आया था, अभी कमजोरी है। तू मेरी माँ थी क्या पिछले जन्म में, हुक्म ही देती रहती है। रामलाल बोला तो शकुंतला सहित घर में सभी हंस दिए। पिछले और अगले जन्म का नहीं पता बाबू, पर इस जन्म में मैं बेटी हूँ और इतना हक तो है मेरा। उसने शकुंतला को दूध पकड़ाते हुए कहा, तू भी पी ले दूध। मैं और भाभी पी चुके, आप चारों पियो। मैंने और भाभी ने रोटी सब्जी बना दी है, आप सब खा लेना। आज गेस्ट हाउस की सफाई की बारी हमारे घर की है। मैं और भाभी जाके आते हैं। और खाना कब खाओगी दोनों, रोटी लेती जाओ। नहीं माँ, मेरा और सांवली का मन आज चाट खाने का है। वो दुकान खुली है ना? नहीं, हम दोनों वही जाएंगे सफाई के बाद। हमसे तो पूछा भी नहीं। शरण लाल बोला, अच्छा तो परसों तुम और शिव दोस्तों के साथ चाट की दुकान में पकौड़े तल रहे थे क्या? सुभद्रा ने कमर पे दोनों हाथ रखते हुए आंखें दिखाई। चलो भाभी, रहने दो इन दोनों को तो। सांवली ने कहा, हाँ छोड़ना बहू, ये दोनों खाए तो तुम दोनों भी खाओ, पर आज रात का खाना मेरे और तुम्हारे बाबू के लिए मत बनाना। क्यों माँ, कहीं मेहमानी में जा रहे हो? नहीं, चाट खाने। शरण, शशि, सुभद्रा और सांवली 1 मिनट को तो एक दूसरे को देखते रहे, फिर जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज आज घर से बाहर तक आ रही थी। और शकुंतला सोच रही थी, एक 8वीं पास लड़की ने घर और गांव की काया बदल दी। अगर देश का हर बच्चा शिक्षा पा जाए तो देश कहां से कहां तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।